हाय हेलो फ्रेंड्स, डेवलप्ड माइंडसेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की, और इसके ऑथर है मॉर्गन हाउसेल। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी पैसे के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए सिर्फ गणित की ज़रूरत होती है? अगर हाँ, तो शायद ये सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, बल्कि पैसे के पीछे छुपी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सोचने के तरीके से बनता है। अगर पैसा कमाना सिर्फ मेहनत पर निर्भर करता तो हर मजदूर करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही सही फैसला लेकर अमीर बन जाते हैं। ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदलने वाली है। ये सिर्फ एक आम फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि एक मानसिकता को बदलने वाली गाइड है जो आपको सिखाएगी कि पैसा कमाने, बचाने और सही तरीके से निवेश करने की असली ताकत कहाँ छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हम अक्सर देखते हैं कि लोग पैसे को अलग अलग तरीकों से खर्च या निवेश करते हैं। कोई अपनी पूरी कमाई महंगे मोबाइल और गाड़ियों पर खर्च कर देता है, तो कोई दिन रात बचत करने में लगा रहता है। कोई शेयर बाजार में बड़ा जोखिम लेता है, तो कोई हर हाल में अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों के पैसे से जुड़े फैसले देखते हैं तो हमें लगता है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर ही फैसला लेता है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान की सोच उसके जीवन में देखे गए हालात और व्यक्तिगत अनुभवों से बनती है। किसी के फैसले हमें बेवकूफ़ी भरे लग सकते हैं, लेकिन उसके नज़रिए से वे एकदम सही होते हैं। इसलिए अगर हम यह समझ जाएं कि हर किसी का अनुभव अलग होता है, तो हम अपने और दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पैसे की समझ अनुभवों से बनती है। जैसे रवि और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ बड़े हुए, लेकिन पैसे को लेकर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। रवि का परिवार एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवार था। उसके माता पिता ने हमेशा सिखाया कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसलिए उसे बचाकर रखना सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ समीर का परिवार बिजनेस करता था। उसने अपने घर में देखा था कि कैसे सही समय पर निवेश करके पैसा बढ़ाया जाता है। जब दोनों ने नौकरी शुरू की तो रवि ने अपनी पहली सैलरी से एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दी। उसे लगा कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। वहीं समीर ने अपनी पहली सैलरी का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगा दिया। रवि को लगा कि समीर बेवजह जोखिम ले रहा है, और समीर को लगा कि रवि अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दोनों को एक दूसरे की सोच गलत लगी, लेकिन सच ये था कि दोनों के अनुभव अलग अलग थे, इसलिए उनके पैसे से जुड़े फैसले भी अलग अलग थे। हर इंसान के पैसे को लेकर लिए गए फैसले उसकी परवरिश और उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करते हैं। जो लोग 1940 या 1950 के दशक में बड़े हुए, उन्होंने कठिन समय देखा। उन्हें नौकरी पाना भी मुश्किल लगा, इसलिए वे पैसे को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं। जो लोग 1990 या 2000 के बाद बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के जरिए लोग जल्दी अमीर बन सकते हैं, इसलिए वे निवेश करने और जोखिम लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसी तरह जिसने शेयर बाजार में कभी बड़ा फायदा देखा है, वह इसमें निवेश करने में भरोसा रखेगा, लेकिन जिसने किसी आर्थिक मंदी के दौरान पैसे गंवाए हैं, वह इससे हमेशा बचने की कोशिश करेगा। मतलब साफ है, हर इंसान का अनुभव अलग होता है, इसलिए उसकी पैसे को लेकर सोच भी अलग होती है। क्या हमें दूसरों के फैसले पर सवाल उठाना चाहिए? सुमित और नेहा एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान सुमित ने देखा कि नेहा ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। उसने तुरंत कहा, नेहा, तुम्हें इतनी महंगी कार लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें यह पैसा बचाना चाहिए था। नेहा मुस्कुराई और जवाब दिया, मेरे लिए यह कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि मेरी मेहनत का इनाम है। मैंने बचपन में देखा कि मेरे पापा हमेशा एक पुरानी गाड़ी चलाते थे, क्योंकि वे कभी नई कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सके। तब मैंने ठान लिया था कि जब मैं खुद कमाने लगूंगी
तो अपने लिए एक अच्छी कार जरूर खरीदूंगी। सुमित को समझ आ गया कि नेहा का यह फैसला सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं था, बल्कि उसके जीवन के अनुभवों से बना था। हमें भी यह समझना होगा कि हर कोई पैसे को अलग नजरिए से देखता है और उनकी प्रायोरिटीज भी अलग होती हैं। हम क्या सीख सकते हैं? हर इंसान पैसे से जुड़े फैसले अपने अनुभवों के आधार पर लेता है। इसलिए किसी के फैसले को सही या गलत ठहराने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। दूसरों की वित्तीय आदतों को जज करने से बचें। अगर कोई बहुत ज्यादा बचत करता है या बहुत ज्यादा खर्च करता है तो इसके पीछे उसकी अपनी वजह हो सकती है। अपनी सोच को भी परखें। क्या हम सिर्फ अपने अनुभवों के कारण एक ही तरह के फैसले लेते आ रहे हैं, या क्या हमें अपने पैसों को संभालने के बेहतर तरीके अपनाने चाहिए? हर जनरेशन की सोच अलग होती है। हमारे माता पिता की पैसे को लेकर सोच अलग थी, हमारी सोच अलग है, और आने वाली जनरेशन की सोच भी अलग होगी। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सही या गलत है। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क, यानी सफलता और असफलता का अनदेखा पहलू। आपकी मेहनत और आपके फैसले आपकी सफलता को प्रभावित करते हैं, लेकिन भाग्य और जोखिम भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि किसी की सफलता पूरी तरह उसकी काबिलियत और मेहनत का नतीजा होती है। जैसे अगर कोई अमीर बन जाता है तो लोग कहते हैं ये बहुत बुद्धिमान है, इसने सही फैसले लिए होंगे इसलिए सफल हुआ। और अगर कोई असफल हो जाता है तो लोग बोलते हैं इसमें काबिलियत की कमी थी और इसने गलत फैसले लिए होंगे इसलिए हार गया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर सफलता और असफलता के पीछे सिर्फ मेहनत और काबिलियत नहीं होती, बल्कि लक और रिस्क भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में यही समझाते हैं कि सफलता को केवल मेहनत से जोड़कर देखना गलत होगा, क्योंकि कई बार सही समय और सही परिस्थितियां भी किसी को ऊपर उठा सकती हैं। और असफलता को केवल बेवकूफ़ी से जोड़ना भी गलत होगा, क्योंकि कभी कभी खराब परिस्थितियां और अनदेखे जोखिम किसी भी होशियार इंसान को गिरा सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए 2 सच्ची कहानियां देखते हैं। 1995 में 2 दोस्त अमित और रोहन ने साथ में कॉलेज पूरा किया। दोनों होशियार थे, दोनों मेहनती थे और दोनों का सपना था कि वे अपनी खुद की कंपनी शुरू करें। कॉलेज के बाद अमित ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक स्टार्टअप शुरू किया। उस समय भारत में कंप्यूटर और इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था। लोगों को नई टेक सेवाओं की जरूरत थी। अमित ने सही समय पर सही बिजनेस शुरू किया। उसकी कंपनी कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए कमाने लगी और उसे लोग एक जीनियस बिजनेसमैन कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने भी 1995 में अपना बिजनेस शुरू किया। उसने एक रिटेल बिजनेस में हाथ आजमाया। पहले साल उसका बिजनेस ठीक चला, लेकिन फिर अचानक सरकार ने नए टैक्स लगा दिए और विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में आ गईं। उसकी कंपनी को घाटा होने लगा और आखिरकार उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अब आम लोग कहेंगे कि अमित ज्यादा बुद्धिमान था इसलिए सफल हुआ और रोहन में कोई कमी थी इसलिए असफल हो गया। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। सच्चाई यह है कि अमित को सफलता सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने मेहनत की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह सही समय पर सही इंडस्ट्री में था। वहीं रोहन की असफलता सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी इंडस्ट्री में अचानक आए बदलावों और जोखिमों ने उसे नीचे गिरा दिया। यही भाग्य और जोखिम का खेल है। कहानी नंबर 2, एक सही समय पर लिया गया मौका। बिल गेट्स को दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों में गिना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या उनकी सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा थी? 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में थे, तब उनके स्कूल में एक कंप्यूटर उपलब्ध था। उस समय अमेरिका के लाखों स्कूलों में से केवल 0.01% स्कूलों में कंप्यूटर थे। अब सोचिए, अगर बिल गेट्स किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते जहां कंप्यूटर नहीं होता, तो क्या वे प्रोग्रामिंग सीख पाते? शायद नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स मेहनती नहीं थे। वे बहुत होशियार और मेहनती थे, लेकिन उनकी सफलता में भाग्य का यह संयोग भी था कि उन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां से उनका टेक्नोलॉजी से जुड़ाव हुआ। अगर वे किसी दूसरे स्कूल में होते तो उनकी जिंदगी की दिशा अलग हो सकती थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय
और सही मौके का मिलना भी सफलता के लिए जरूरी होता है। 1970 के दशक में बिल वॉल्टन नाम के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। वे अपने समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे और लोग मानते थे कि वे आने वाले दशकों तक बास्केटबॉल पर राज करेंगे। लेकिन एक दिन एक मैच के दौरान उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। ये चोट इतनी बुरी थी कि उनका पूरा करियर खत्म हो गया। क्या इसका मतलब ये था कि वे मेहनती नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उनकी असफलता उनकी गलती नहीं थी। ये एक जोखिम था जो किसी के भी साथ हो सकता था। इसलिए जब हम किसी की असफलता को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हो सकता है कि वह व्यक्ति मेहनती और काबिल था, लेकिन दुर्भाग्य और जोखिम ने उसे नीचे गिरा दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा नहीं होती। इसमें भाग्य और सही समय भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर असफल इंसान मूर्ख नहीं होता। कई बार परिस्थितियां और जोखिम भी किसी को पीछे कर सकते हैं। इसलिए हर सफल व्यक्ति की नकल मत करो, क्योंकि उसकी सफलता में उसका भाग्य भी शामिल था, जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी असफल इंसान को कमजोर मत समझो। हो सकता है कि वह भी उतनी ही मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे सही मौके नहीं मिले। अपने जोखिम को समझो और उसे कम करने की कोशिश करो, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जोखिम को संभालना हमारे हाथ में है। इसलिए सफलता और असफलता को केवल मेहनत और काबिलियत से जोड़कर देखना गलत होगा। मेहनत जरूरी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सही समय और सही मौके का मिलना भी सफलता के लिए जरूरी होता है। अगर आप सफल हैं तो अपनी मेहनत पर गर्व कीजिए, लेकिन भाग्य के योगदान को भी समझिए। और अगर आप असफल हो जाते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में न रही हों। महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखें, आगे बढ़ें और अपने मौके का इंतजार करें। याद रखिए, भाग्य आपकी सफलता को बना भी सकता है और जोखिम उसे गिरा भी सकता है। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होते तो आप हमेशा असफल ही महसूस करेंगे। हमारी दुनिया में पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, जिससे वह अपनी लाइफ को आरामदायक और खुशहाल बना सके। लेकिन कई बार यह चाहत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान लालच के जाल में फंस जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपया है तो कल मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो 10 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया है तो 100 करोड़ रुपया चाहिए। यह कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। जो इंसान इसमें पड़ जाता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी इतना मत चाहो कि तुम्हारे पास जो है उसे भी गवा बैठो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर पैसा कमाने की चाहत आपको इतना अंधा बना दे कि आप अपने फैसले ही सही से न ले पाएं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आइए ये कहानियां देखते हैं। जॉन एक बहुत होशियार इन्वेस्टर था। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की थी और कई सालों तक लगातार निवेश करके 50 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। अब उसके पास इतना पैसा था कि अगर वह इसे समझदारी से संभालता तो वह और उसकी आने वाली जनरेशन्स बिना किसी चिंता के जीवन बिता सकती थी। लेकिन जॉन को यही लगता था कि अगर मैंने 50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं तो मैं 500 करोड़ भी कमा सकता हूं। उसने देखा कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बहुत तेजी से अमीर बन रहे हैं। उसे लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। उसने अपने पूरे पैसे को एक रिस्की स्टॉक में लगा दिया, जिससे उसे उम्मीद थी कि अगले कुछ सालों में उसका पैसा 20 गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में उसे बहुत फायदा हुआ। उसके पैसे बढ़ने लगे। अब उसे और ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि वह इसमें और पैसा लगाएगा, जिससे उसकी संपत्ति और तेजी से बढ़ सके। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मार्केट अचानक क्रैश हो गई। उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में उसका बैंक बैलेंस 50 करोड़ से शून्य हो गया। अब जॉन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह जिस जिंदगी को सपनों की तरह जी रहा था वह एक झटके में खत्म हो गई। इसलिए कभी भी इतना ज्यादा मत चाहो कि तुम्हारे पास जो है तुम उसे भी खो दो। अगर जॉन समझदारी से निवेश करता, थोड़ा पैसा सुरक्षित रखता और लालच में नहीं पड़ता, तो वह अपनी पूरी जिंदगी अमीर रह सकता था। लेकिन उसकी नेवर इनफ सोच ने उसे कंगाल बना दिया। तो चलिए अब बात करते हैं
रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता की कहानी प्रेरणादायक भी है और दुखद भी। उन्होंने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मैकिन्जी के सीईओ बनने तक का सफर तय किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी नेटवर्थ तकरीबन $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। एक अनाथ लड़का जिसने अपनी मेहनत से दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स में अपनी जगह बनाई। उसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत और शोहरत, सब कुछ। अगर वह चाहता तो बिना किसी रिस्क के अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता था, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए था। उन्हें लगता था कि अगर मैं अरबपति नहीं बना तो मेरी सफलता अधूरी रहेगी। इसी सोच की वजह से उन्होंने अपने दोस्त राज राजा रत्नम के साथ मिलकर इनसाइडर ट्रेडिंग करना शुरू किया। उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन लीक करके अपने दोस्त को फायदा पहुंचाया, जिससे उसके दोस्त को अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन लालच का अंत अच्छा नहीं होता। 2011 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की जेल की सजा मिली। वह इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक शानदार करियर बनाया था, अब एक अपराधी बन चुका था। अगर उनके पास जो था उसमें सेटिस्फाइड रहते तो आज भी वह दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडर्स में गिने जाते। लेकिन नेवर इनफ मानसिकता ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसी नेवर इनफ सोच ने उससे सब कुछ छीन लिया। कहानी नंबर 3। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता था। उसे सोने से बहुत प्यार था। वह हमेशा सोने की चीजें खरीदता, सोने के आभूषण पहनता और चाहता था कि उसके खजाने में सबसे ज्यादा सोना हो। एक दिन एक देवता उसके पास आए और बोले, तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है, बताओ क्या चाहते हो। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मैं जो भी छूं वह सोना बन जाए। देवता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिंहासन छुआ तो वह सोने का हो गया। उसने अपना दरवाजा छुआ, वह भी सोने का हो गया। अब राजा की लालच बढ़ती जा रही थी और वह हर चीज को सोने में बदलना चाहता था। लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी आई और उसने राजा को गले लगा लिया। राजा को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई थी। राजा रोने लगा। उसने देवता को पुकारा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी लालच ने उसकी सबसे प्यारी चीज को छीन लिया था। अब राजा के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन वह अपनी बेटी को कभी वापस नहीं ला सकता था। राजा को तब समझ में आया कि अगर आप हद से ज्यादा लालची होते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीजें भी खो सकते हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। जो आपके पास है उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। अगर आपके पास पहले से अच्छी संपत्ति है तो उसे जोखिम में डालकर सब कुछ गंवाने की गलती मत करो। संतोष ही असली अमीरी है। अगर आप कम में भी खुश रह सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो ज्यादा लालच में आकर ऐसा जोखिम मत उठाओ जिससे आप सब कुछ खो दो। देखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन लालच खतरनाक है। अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो है उसे भी खो दें। इसलिए हमेशा समझदारी से पैसे का उपयोग करें। लालच में आकर ऐसे फैसले मत लें जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाएं। याद रखिए, जो इंसान कम में भी खुश रहना सीख लेता है वही असली अमीर होता है। लेसन नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। जब हम निवेश, बचत या धन बढ़ाने की बात करते हैं तो हम अक्सर बड़ी बड़ी रणनीतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य साधारण चीजों को लंबे समय तक लगातार दोहराना है। यह रहस्य है कंपाउंडिंग का, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन समय के साथ इतना शक्तिशाली बन जाता है कि इसका असर चमत्कारी होता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बड़े आर्थिक लाभ के पीछे कोई जादुई तरकीब नहीं होती, बल्कि समय और धैर्य के साथ छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों का योगदान होता है। लोग अक्सर बड़ी बड़ी डील्स और तेजी से अमीर बनने के तरीकों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत समय के साथ छोटे लाभों को जोड़ते रहने में होती है। इस चैप्टर में हम इस बात को कहानियों, वास्तविक उदाहरणों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ समझेंगे। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखें तो वहां वॉरेन बफेट का नाम हमेशा ऊंचाई पर रहता है।
लोग उन्हें एक असाधारण निवेशक मानते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत कंपाउंडिंग में है। बफेट ने निवेश करना 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। अगर वह 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते तो आज उनकी संपत्ति का 99% हिस्सा नहीं होता। हाँ, आपने सही पढ़ा। उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा कारण उनका असाधारण निवेश कौशल नहीं, बल्कि उनका निवेश का असाधारण रूप से लंबा समय है। उन्होंने अपने पैसे को बढ़ने का अधिकतम समय दिया, जिससे वह आज 100 अरब डॉलर से भी अधिक संपत्ति के मालिक हैं। पर कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? कंपाउंडिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो आपको न सिर्फ अपने मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिलता है, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता रहता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये 10% सालाना ब्याज दर पर निवेश किए। पहले साल के बाद आपके पास 11,000 रुपये होंगे। दूसरे साल ब्याज सिर्फ 10,000 पर नहीं, बल्कि पूरे 11,000 पर मिलेगा, जिससे आपकी राशि बढ़कर 12,100 हो जाएगी। तीसरे साल ब्याज 12,100 पर लगेगा और राशि होगी 13,310। अगर आप इसे 50 साल तक बिना निकाले छोड़ दें तो वही 10,000 रुपये 11,74,000 रुपये में बदल सकते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है, छोटी शुरुआत और बड़ा नतीजा। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश और अमित 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों की तनख्वाह बराबर थी, लेकिन उनकी सोच में अंतर था। राकेश ने 25 साल की उम्र में ही हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने शुरू कर दिए और लगातार 40 साल तक निवेश करता रहा। अमित ने शुरुआत नहीं की, लेकिन 35 साल की उम्र में जब उसे निवेश का महत्व समझ आया, तब उसने राकेश से 2 गुनी राशि यानी 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करना शुरू किया और 30 साल तक निवेश किया। अब जब दोनों 65 साल के हुए तो किसके पास ज्यादा पैसा था? राकेश के पास 9 करोड़ रुपए थे, जबकि अमित के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए। राकेश ने अमित से 10 साल पहले निवेश शुरू किया था, लेकिन उसने 2 गुना पैसा नहीं लगाया था। फिर भी वह 4 करोड़ रुपए ज्यादा कमाने में सफल रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने समय का फायदा उठाया। यही है कंपाउंडिंग का असली खेल। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। एक और कहानी से इसको समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर और शक्तिशाली राजा अपने बुद्धि और रूलिंग स्किल्स के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक चीज थी जो वह नहीं समझता था, संख्याओं का जादू। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति राज दरबार में आया और राजा से इनाम मांगने की विनती की। राजा रेहम दिल था और उसने कहा, जो चाहो मांग लो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी मांग बहुत छोटी है। मुझे केवल शतरंज की इस बिसात पर चावल के कुछ दाने चाहिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। राजा को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने पूछा, क्या शर्त है? बुद्धिमान व्यक्ति ने बिसात की पहली गोटी पर एक चावल का दाना रखा और बोला, पहली गोटी पर एक दाना रखिए, दूसरी पर 2, तीसरी पर 4, चौथी पर 8 और इसी तरह हर अगली गोटी पर पिछले से 2 गुना करते जाइए। बस अंत में जितने भी चावल होंगे वे मुझे दे दीजिए। राजा जोर से हंसा। उसे यह मांग बहुत छोटी लगी। उसने सोचा, यह व्यक्ति कितनी कम मांग कर रहा है। इतनी छोटी मात्रा के लिए इनाम मांगने की क्या जरूरत थी? फिर राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि वे बुद्धिमान व्यक्ति की मांग पूरी करें। शतरंज की बिसात पर चावल रखना शुरू हुआ। पहली गोटी पर 1 दाना, दूसरी गोटी पर 2 दाने, तीसरी गोटी पर 4 दाने, चौथी गोटी पर 8 दाने। अब तक यह बहुत सामान्य लग रहा था। राजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे जैसे गोटियों की संख्या बढ़ती गई, चावल की मात्रा भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। 10वीं गोटी पर 512 दाने, 20वीं गोटी पर 5,24,02,288 दाने, 30वीं गोटी पर 53 करोड़ से अधिक चावल के दाने। अब राजा की मुस्कान गायब होने लगी। वह बेचैन होने लगा। उसके खजाने के सारे चावल खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी भी बिसात की 34 गोटियां बची थीं। यह कैसे हो सकता है? राजा आश्चर्यचकित था। जब 64वीं और आखिरी गोटी तक पहुंचे तो चावल की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उसे गिनना भी मुश्किल था। यह संख्या थी 18 क्विंटिलियन से अधिक। इतनी मात्रा में चावल दुनिया के किसी भी कोने में नहीं था। अब राजा को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी।
चावल के कुछ दानों से शुरू हुई यह गणना इतनी तेजी से बढ़ी कि पूरी दुनिया का चावल भी कम पड़ गया। राजा ने अपनी गलती मान ली और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी सी शुरुआत इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही कॉम्पाउंडिंग का जादू है महाराज। ये शुरुआत में छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ इसकी शक्ति अद्भुत होती है। पर सवाल यह है कि लोग कंपाउंडिंग को क्यों नजरअंदाज करते हैं। असल में कंपाउंडिंग का जादू धीमी गति से चलता है। लोग इसे समझते तो हैं, लेकिन इसके प्रभाव को कम आंकते हैं। लोग तुरंत अमीर बनना चाहते हैं। वे शेयर मार्केट में तेजी से पैसा बनाने के चक्कर में पड़ते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। अधिकतर लोग कुछ सालों तक निवेश करते हैं और जब उन्हें बड़ा मुनाफा नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग लंबा इंतजार करते हैं उन्हें ही बड़ा लाभ मिलता है। लोग सोचते हैं कि बस 500 रुपये बचाने से क्या होगा, लेकिन यही छोटी शुरुआत भविष्य में करोड़ों में बदल सकती है। इसलिए जल्दी शुरुआत करें। जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। लंबे समय तक टिके रहें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़े। पैसा समय के साथ ही बढ़ता है। कंपाउंडिंग को समझें। ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे समय दें और धैर्य बनाए रखें। लोग दूसरों के निवेश से प्रभावित होते हैं, लेकिन असल ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप लंबे समय तक कैसे निवेश जारी रख सकते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है। पैसा केवल तेज सोच से नहीं बढ़ता, बल्कि समय के साथ संयम रखने और सही निर्णय लेने से ही बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। कंपाउंडिंग का असली जादू तब दिखता है जब आप इसे लंबे समय तक काम करने देते हैं। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे निवेशक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक धैर्य रखा। अगर आप भी अपनी आर्थिक यात्रा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो, लेकिन निवेश की आदत डालें। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी लंबी अवधि के निवेश का फायदा उठाया है? नीचे कमेंट में बताइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, यानी अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। धन कमाने के लिए जोखिम उठाना, सही मौकों को पहचानना और कड़ी मेहनत करना जरूरी होता है, लेकिन धन को बनाए रखने के लिए संयम, धैर्य और सतर्कता की जरूरत होती है। ऑथर मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए 2 अलग अलग मानसिकताएं चाहिए। अमीर बनने के लिए साहस, आत्मविश्वास और अवसरों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, जबकि अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, डर और लगातार सतर्क रहने की आदत होनी चाहिए। जेसी लिवरमोर, एक महान स्टॉक ट्रेडर की सनसनीखेज कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से शेयर बाजार को घुटनों पर झुका दिया, लेकिन जो खुद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। ये कहानी है जेसी लिवरमोर की, जिसे दुनिया का सबसे महान स्टॉक ट्रेडर माना जाता है। उसने अपने दिमाग की ताकत से कंगाल से करोड़पति बनने का सफर तय किया, लेकिन जितनी तेजी से वह शिखर पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से वह गिर भी गया। ये एक ऐसा नाम था जिसने 1929 की महामंदी के दौरान अरबों कमाए, लेकिन अंत में खुद को खत्म करने का फैसला किया। अमेरिका के एक छोटे से गांव में जेसी का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन जेसी को खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ गणित पसंद था। जब उसके पिता ने उसे खेतों में काम करने के लिए स्कूल से निकाल दिया, तो उसकी मां ने उसे कुछ पैसे देकर घर से भागने में मदद की। वह 14 साल का था जब उसने बोस्टन की एक ब्रोकरेज फर्म, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। यहाँ उसका काम बस स्टॉक प्राइस यानी शेयरों की प्राइसेस को ब्लैक बोर्ड पर लिखना था। लेकिन यहाँ उसने कुछ अजीब देखा। कुछ स्टॉक्स एक पैटर्न में ऊपर नीचे हो रहे थे। लोग गलत समय पर खरीदते और गलत समय पर बेचते थे। जेसी ने देखा कि भावनाओं से खेलने वाला बाजार लोगों को लूटता था। उसने एक छोटी डायरी बनाई और हर रोज स्टॉक्स की चाल को नोट करने लगा। वह कोई आम बच्चा नहीं था।
वह शेयर बाजार की भाषा समझने लगा था। एक 15 साल के लड़के ने शेयर बाजार को तब चौंका दिया जब एक दिन उसने $5 लगाकर एक स्टॉक में दांव खेला और यह कमाल कर गया। उसने पहली बार शेयर बाजार से $3 का मुनाफा कमाया। फिर उसने अपनी सारी बचत लगाई और $1000 से भी ज्यादा कमा ली। अब वह सिर्फ एक ब्रोकरेज फर्म का लड़का नहीं था, वह एक प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर बन चुका था। 1907 में अमेरिका में बड़ी आर्थिक मंदी आई। हर कोई डर से अपने स्टॉक्स बेच रहा था, लेकिन जेसी ने बाजार की कमजोरी को पहले ही भांप लिया था। उसने स्टॉक्स को शॉर्ट सेलिंग करके लाखों डॉलर कमा लिए। जब दूसरे लोग कंगाल हो रहे थे, तब जेसी अमीर हो रहा था। उसकी कुल संपत्ति अब $10 लाख हो गई थी। अब वह कोई मामूली ट्रेडर नहीं था, वह अमेरिका का सबसे चर्चित स्टॉक ट्रेडर बन चुका था। 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार गिरावट यानी द ग्रेट डिप्रेशन आया। बाजार टूट रहा था, बैंक बंद हो रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे। लेकिन जेसी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बाजार गिरने वाला है। उसने फिर से शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपनाई और इस बार उसने $10 करोड़ यानी आज के अरबों रुपए कमाए। उस समय वह दुनिया का सबसे अमीर स्टॉक ट्रेडर बन चुका था। जेसी लिवरमोर ने शेयर बाजार को हिला दिया। अखबारों की यह हेडलाइन थी। जेसी लिवरमोर को लगता था कि वह हमेशा जीतता रहेगा। उसने शेयर बाजार को कई बार मात दी थी, मंदी को भांप लिया था और अपने फैसलों से अरबों कमाए थे। उसे खुद पर अटूट भरोसा था, लेकिन फिर एक दिन उसने कुछ बड़े दांव खेले। ये कोई आम दांव नहीं थे, ये उसके करियर के सबसे बड़े ट्रेड थे। उसने अपना पूरा अनुभव, पूरी पूंजी और अपनी पूरी रणनीति इन सौदों में झोंक दी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बाजार ने उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। एक के बाद एक उसके सभी ट्रेड फेल हो गए। जो व्यक्ति 1929 की महामंदी में $10 करोड़ कमा चुका था, वह अब खुद कर्ज में डूब चुका था। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। कुछ ही ट्रेडों में उसने अपना पूरा पैसा खो दिया। जिस आदमी ने कभी दूसरों को बाजार से बाहर होते देखा था, अब वही बाजार उसे निगल चुका था। वह टूट चुका था, अकेला था और सबसे बुरी बात, वह अपने आप पर से भरोसा खो चुका था। 28 नवंबर 1940 जेसी न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में बैठा था। उसने एक चिट्ठी लिखी, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद उसने अपने सिर में गोली मार ली। ये वही इंसान था जिसने अपने दिमाग की ताकत से शेयर बाजार को मात दी थी, लेकिन जब उसे अपने ही लालच और गलत फैसलों ने घेर लिया तो वह बच नहीं पाया। जब इंसान अमीर बनने लगता है तो वह और ज्यादा कमाने की लालच में बड़े जोखिम लेने लगता है। ये जोखिम कभी कभी उसकी संपत्ति को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। जितना जरूरी हो उतना ही जोखिम लेना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, उसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अमीर बनने के बाद फिजूल खर्चे करने लगते हैं और अचानक आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तैयार नहीं रहते। फाइनेंशियल दुनिया में बदलाव आते रहते हैं। जो इंसान अमीर बनकर रुक जाता है और नए तरीकों को नहीं अपनाता, वह धीरे धीरे अपनी संपत्ति खो सकता है। अमीर बने रहने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करे और अननेसेसरी जोखिम न उठाए। कभी कभी मंदी या आर्थिक संकट आने पर धैर्य रखना और जल्दबाजी में गलत फैसले न लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पैसा बनाना और उसे बचाए रखना दोनों के लिए अलग अलग रणनीतियां होती हैं। जब कोई व्यक्ति करोड़ों कमाने लगता है तो उसे अपने धन का एक हिस्सा ऐसी संपत्तियों में लगाना चाहिए जो लंबे समय तक स्थिर रहे, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इंडेक्स फंड्स और बॉन्ड्स वगैरह। ऑथर मॉर्गन हाउसेल हमें इस चैप्टर में यह सिखाते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। धन अर्जित करने के लिए अवसरों का सही उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए बुद्धिमानी और संयम की जरूरत होती है। अगर हम अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, सही निवेश रणनीतियां अपनाते हैं और अननेसेसरी रिस्क से बचते हैं, तो न सिर्फ हम अमीर बन सकते हैं, बल्कि उस संपत्ति को लंबे समय तक बनाए भी रख सकते हैं। लेसन नंबर 6, टेल्स यू विन। कई बार सफलता केवल कुछ गिने चुने मौकों से मिलती है। ये एक ऐसा नियम है जो न केवल निवेश में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इतिहास में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स या बिजनेस लीडर्स सफल हुए हैं,
उन्होंने हजारों गलतियों के बावजूद कुछ बड़ी जीतों के कारण सफलता पाए। यही बात टेल्स यू विन लेसन में समझाई गई है। साल 1812 नेपोलियन बोनापार्ट पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर राजा था। उसकी फ्रांस की सेना अब तक अनडिफीटेड आर्मी थी। यूरोप के लगभग हर बड़े देश को उसने हराकर अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसकी नज़र अब रूस पर थी। नेपोलियन को लगता था कि अगर उसने रूस को हरा दिया तो वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शासक बन जाएगा। लेकिन यह युद्ध उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सब कुछ परफेक्ट प्लान के मुताबिक था। नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की, जो उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना थी। उसके पास बेहतरीन हथियार, युद्ध रणनीतियां और आत्मविश्वास था। जून 1812 में नेपोलियन ने अपनी इस विशाल सेना के साथ रूस पर हमला कर दिया। जैसे जैसे फ्रांसीसी सेना आगे बढ़ी, रूस की सेना पीछे हटती गई। नेपोलियन को लग रहा था कि वह जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन असल में रूस के जनरल कुटुजोव ने एक अलग ही रणनीति अपना रखी थी। लड़ने के बजाय वह सेना को पीछे हटाते जा रहे थे और हर जगह जलती हुई धरती छोड़ते जा रहे थे। रूसी सैनिकों ने अपने ही शहरों को जला दिया, खेतों को बर्बाद कर दिया और भंडार को नष्ट कर दिया, जिससे नेपोलियन की सेना के पास न तो खाने के लिए कुछ बचा और न ही ठहरने के लिए जगह रही। नेपोलियन की सेना सितंबर 1912 में मॉस्को तक पहुंच गई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पूरा शहर खाली पड़ा था। रूसी सेना पहले ही भाग चुकी थी और उन्होंने आधे शहर को जला दिया था। नेपोलियन ने सोचा कि रूस के जार अलेक्जेंडर एक जल्द ही समझौते के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन की सेना ठंड और भुखमरी से जूझ रही थी। रूसी सर्दी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ठंड इतनी भयानक थी कि सैनिकों के शरीर जमने लगे, उनकी तोपें और घोड़े ठंड से मरने लगे। नेपोलियन के पास अब कोई चारा नहीं था, उसे वापस लौटना पड़ा। जब नेपोलियन वापस लौट रहा था तो रूसी सेना ने हमला कर दिया। फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से बिखर गई। जब यह अभियान शुरू हुआ था तो नेपोलियन के पास 6 लाख सैनिक थे, लेकिन जब वह फ्रांस लौटा तो सिर्फ 20,000 सैनिक ही जिंदा बचे थे। नेपोलियन जीतते जीतते हार गया। टेल्स यू विन का मतलब यही है कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब कभी सफलता मिलेगी तो वो इतनी बड़ी होगी कि बाकी असफलताएं छोटी लगेंगी। नेपोलियन ने बहुत से युद्ध जीते थे, जैसे इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन और पूरे यूरोप में उसकी जीत का डंका बजता था। लेकिन रूस में उसने गलती कर दी और उसकी सेना तबाह हो गई। फिर भी इतिहास उसे एक महान नेता के रूप में याद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बाकी सफलताएं इतनी बड़ी थीं कि यह एक हार उनके आगे छोटी पड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें हर इन्वेस्टमेंट में जीत हासिल करनी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी अपने अधिकतर इन्वेस्टमेंट्स में असफल होते हैं। असली सफलता उन कुछ बड़े मौकों से आती है जो बाकी सारे घाटों की भरपाई कर देते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ ही कंपनियों में किए गए निवेश से आया है। उन्होंने सैकड़ों कंपनियों में पैसा लगाया होगा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता एप्पल, कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों से आई। इसी तरह अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने कई बिजनेस आइडियाज पर काम किया, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सफल हुए और उन्हीं की वजह से अमेज़न $1 ट्रिलियन कंपनी बनी। अगर आप लगातार सीखते और कोशिश करते रहते हैं तो कुछ फैसले इतने बड़े होंगे कि वे सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। धैर्य और रिसर्च जरूरी है। सही मौके को पहचानना और उस पर बने रहना सबसे बड़ा गुण है। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार प्रयास करते रहते हैं और गलतियों से सीखते हैं। इसलिए अगर आप निवेश या किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको हर बार जीतना होगा। बस कुछ सही मौके पहचानिए और उन पर पूरा फोकस रखिए। यही असली जीत की कुंजी है। लेसन नंबर 7, फ्रीडम यानी आजादी। एक बार बादशाह अकबर अपने भव्य महल में एक सुनहरी शाम को दरबार में बैठे थे। हर तरफ रेशमी पर्दे लहरा रहे थे, हुक्के की हल्की धुआंधार खुशबू हवा में घुली थी और दरबारियों की धीमी धीमी बातचीत गूंज रही थी। अचानक अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बीरबल बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल,
जो हमेशा अपने मज़ेदार लेकिन गहरे जवाबों के लिए मशहूर थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सबसे बड़ी खुशी आज़ादी है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल तुम भी अजीब आदमी हो। सबसे बड़ी खुशी तो सोने चांदी, महल, नौकर चाकर और शाही ठाट पाट में होती है। दरबार में बैठे अन्य दरबारी भी राजा की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाने लगे, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह सवाल एक दिन जरूर पूछा जाएगा। अगली सुबह बीरबल चुपचाप राजा के सबसे पसंदीदा और ताकतवर घोड़े को एक छोटे से बाड़े में बंद करवा देते हैं। ये घोड़ा अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा था, लंबा, मजबूत और इतनी तेज दौड़ने वाला कि जैसे हवा को चीर कर निकल जाता हो। अकबर उसे हमेशा अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वह घोड़ा एक छोटे से घेरे में कैद था। उसके सामने बढ़िया ताज़ी घास और पानी रखा गया। उसके नीचे मुलायम बिस्तर बिछा दिया गया और उसे कोई काम नहीं करना था, कोई मेहनत नहीं करनी थी, बस वहीं आराम से रहना था। पहले दिन घोड़ा आराम से खड़ा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह धीरे धीरे सुस्त, चिड़चिड़ा और दुखी दिखने लगा। उसका तेज जोशीला स्वभाव गायब होने लगा। एक हफ्ते बाद अकबर अपने अस्तबल में गए और अपने प्यारे घोड़े की हालत देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ मेरे घोड़े को? उन्होंने गुस्से में पूछा। ये इतना कमजोर, उदास और सुस्त क्यों हो गया है? इसे कोई बीमारी हो गई क्या? बीरबल आगे आए और शांति से बोले, जहांपना, आपके घोड़े के पास सब कुछ है। खाने के लिए सबसे बढ़िया घास है, सोने के लिए मुलायम बिस्तर है और इसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। फिर भी यह खुश नहीं है, क्यों? अकबर कुछ सोचने लगे। बीरबल आगे बढ़कर बोले, जहांपना, क्योंकि आपके घोड़े के पास सब कुछ है, बस आज़ादी नहीं है। यह घोड़ा कभी खुले मैदान में तेजी से दौड़ता था, हवा से बातें करता था, लेकिन अब यह एक छोटे से घेरे में कैद है। इसकी दुनिया सिमट गई है और इंसान भी ठीक इसी तरह होता है। अगर उसके पास दौलत, ऐशो आराम, हर सुख सुविधा हो, लेकिन आज़ादी ना हो तो उसकी जिंदगी बेरंग और बेजान हो जाती है। अकबर चुप हो गए। उन्हें बात समझ में आ गई थी। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े को बाड़े से बाहर निकलवाया। घोड़ा बाहर आते ही उछल पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटका और बिजली की गति से भागा, जैसे वह एक पिंजरे से निकलकर अपनी खोई हुई दुनिया में वापस आ गया हो। ऑथर मॉर्गन हाउसल का कहना भी यही है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि असली अमीरी वह होती है जब आपके पास अपने समय और फैसलों पर पूरा नियंत्रण हो, जब आप अपने दिन को अपनी मर्जी से जी सकते हैं बिना किसी के दबाव में आए, तो यही असली आज़ादी है। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि पैसा केवल चीजें खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको आज़ादी देता है कि आप कब, कहां और कैसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आज के समय में लोग पैसे कमाने की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वे भूल जाते हैं कि पैसा कमाने का असली उद्देश्य क्या है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रवि और अमित। रवि एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे हर दिन 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। मीटिंग्स, टारगेट और बॉस का दबाव हर वक्त बना रहता है। वह हर महीने अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय नहीं मिलता। दूसरी ओर अमित एक मध्यम स्तर की नौकरी करता है। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास अपने समय पर पूरा नियंत्रण है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपने शौक पूरे करता है और जब चाहे तब छुट्टी ले सकता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? ऑथर मॉर्गन हाउसल के मुताबिक असली अमीर वही इंसान है जिसके पास अपने समय पर नियंत्रण है। पैसा कमाने का असली उद्देश्य सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहते हैं। चलिए एक और जबरदस्त कहानी से इस चैप्टर को और भी डिटेल में समझते हैं। रोम का विशाल साम्राज्य, जहां भव्य महल, विशाल कोलोसियम और शक्तिशाली सेनाएं थीं, वहीं इसके अंधेरे कोनों में गुलामों की दास्ता की दर्दनाक हकीकत भी छिपी थी। हजारों लोग, जिनमें से कुछ योद्धा थे, कुछ किसान तो कुछ आम नागरिक, जिन्हें युद्धों में बंदी बनाकर गुलाम बना लिया गया था। इन्हीं गुलामों में से एक था स्पार्टाकस। स्पार्टाकस मूल रूप से एक थ्रेशियन था, यानी एक वीर योद्धा जो कभी अपने कबीले की आज़ादी के लिए लड़ा करता था। लेकिन रोम की शक्तिशाली सेना ने उसके गांव पर आक्रमण किया
और उसे पकड़कर गुलाम बना लिया था। वह और हजारों अन्य गुलामों को रोम के क्रूर ग्लेडिएटर स्कूल में भेज दिया गया, जहां उन्हें मनोरंजन के लिए खून से लथपथ लड़ाइयां लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये लड़ाइयां कोई आम मुकाबले नहीं होते थे। ये जीवन और मृत्यु का खेल था, जहां एक योद्धा की हार का मतलब उसकी मौत होती थी। स्पार्टाकस ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, क्या मैं सारी जिंदगी किसी और के मनोरंजन के लिए लड़ता रहूंगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ एक गुलाम की मौत लिखी है? लेकिन स्पार्टाकस एक आम गुलाम नहीं था। एक रात जब सभी गुलाम सो रहे थे, स्पार्टाकस ने कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। उसने धीरे धीरे अपने विद्रोह की योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं तो क्यों न अपनी आजादी के लिए लड़ें। उसकी बातें सुनकर गुलामों की आंखों में एक नई चमक आ गई। वे जानते थे कि रोम की ताकतवर सेना से टकराना आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन गुलामी से बेहतर मौत थी। फाइनली एक तूफानी रात में स्पार्टाकस और उसके साथी गुलामों ने हथियार उठा ली। उन्होंने अपने मालिकों पर हमला कर दिया, सेनानियों को मार गिराया और ग्लेडिएटर स्कूल से बाहर निकल गए। स्पार्टाकस और उसके विद्रोही गुलाम पहाड़ों की ओर भाग गए। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में बांटे अन्य गुलामों को भी अपने साथ मिलाया। देखते ही देखते एक छोटी सी क्रांति एक विशाल विद्रोह में बदल गई। रोम की सेना ने उन्हें रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेजीं, लेकिन स्पार्टाकस कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में माहिर था। वह दुश्मनों पर अचानक हमला करता और फिर जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाता। धीरे धीरे उसकी सेना 70,000 से ज्यादा गुलामों और किसानों की बन चुकी थी। यह अब केवल एक विद्रोह नहीं था, यह आजादी की लड़ाई बन चुकी थी। स्पार्टाकस की ताकत देखकर रोम के सेनापति घबरा गए। उन्होंने क्रासस नाम के एक महान सेनापति को इस विद्रोह को कुचलने का काम सौंपा। आखिरी युद्ध तब हुआ जब स्पार्टाकस ने अपनी पूरी सेना के साथ रोम के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। स्पार्टाकस और उसके योद्धाओं ने पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन रोम की विशाल सेना और उनकी संगठित रणनीति के आगे वे कमजोर पड़ गए। आखिरी लड़ाई में स्पार्टाकस खुद अपनी तलवार लेकर सबसे आगे लड़ा। वह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने दुश्मनों को गिराना जारी रखा। लेकिन अंत में रोम की विशाल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह अंत तक लड़ता रहा, जब तक कि उसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। स्पार्टाकस भले ही मारा गया, लेकिन उसकी क्रांति की चिंगारी बुझी नहीं। उसका विद्रोह रोम को यह सिखा गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी रगों में आजादी की आग जल रही है तो वह सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी हिला सकता है। स्पार्टाकस की कहानी आज भी इंसानों को यह सिखाती है कि सच्ची आजादी ही सबसे बड़ी ताकत है। गुलामी चाहे शरीर की हो या सोच की, अगर आप आजादी के लिए लड़ने का हौसला रखते हैं तो आप इतिहास बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें हथियार उठाने चाहिए या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि कभी कभी हम अपनी सोच, अपनी परिस्थितियों या अपने डर के गुलाम बन जाते हैं। जैसे आज के दौर में हम पैसे के गुलाम हैं। आजादी का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आप अपना जीवन अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते, तो वह पैसा आपके किसी काम का नहीं है। असली धन वह होता है जो आपको यह आजादी दे कि आप अपनी मर्जी से काम करें, उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे आप प्यार करते हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपका इम्पॉर्टेंट टाइम, और उन चीज़ों को करें जो आपको खुशी देती हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ये सोचो कि यह पैसा तुम्हें कितनी आज़ादी दे सकता है। ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत में अगर आप अपनी आज़ादी खो देते हैं तो वह अमीरी किसी काम की नहीं है, बल्कि सच्ची अमीरी वही है जो आपको अपने समय पर नियंत्रण दे। लेसन नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सभी ने कभी ना कभी सड़क पर चलते हुए किसी महंगी कार में बैठे व्यक्ति को देखा है और सोचा है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। लेकिन क्या हम वास्तव में उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे होते हैं या सिर्फ उस कार की? ऑथर मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि लोग अक्सर महंगी चीजें खरीदकर सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कम ही होता है।
जब हम किसी को बड़ी कार, महंगा सूट या आलीशान बंगले में देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह नहीं आता कि यह आदमी बहुत अमीर और सफल है, बल्कि हम सोचते हैं अगर मेरे पास ये सब होता तो लोग मेरी इज्जत करते। यानी हम उस इंसान की तारीफ करने के बजाय खुद को उसी स्थिति में सोचने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग अमीर व्यक्ति को देखकर उसकी तारीफ कम करते हैं और उस जीवन शैली को पाने की चाहत ज्यादा रखते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। बहुत समय पहले मुगल बादशाह शाहजहां भारत पर राज करते थे। उनके पास बेशुमार धन दौलत थी। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था और वे एक शक्तिशाली राजा थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा दुख आया। उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल का निधन हो गया। शाहजहां को मुमताज से बहुत प्यार था। जब वह चली गईं तो वह बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमेशा उनकी याद दिलाएगा, कुछ ऐसा जो दुनिया में सबसे सुंदर हो और जिसे देखकर लोग हैरान रह जाए। शाहजहां ने देश विदेश से बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। 22 साल तक हजारों मजदूरों ने मेहनत की, सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों से एक भव्य इमारत तैयार की। जब ताजमहल पूरा हुआ तो यह दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक बन गई। इसकी चमक और भव्यता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। पर क्या लोग शाहजहां को याद रखते हैं? अब आप एक सवाल सोचिए। जब आप ताजमहल को देखते हैं तो क्या आप शाहजहां के बारे में सोचते हैं? नहीं। लोग ताजमहल की तारीफ करते हैं लेकिन शाहजहां की नहीं। वे इमारत की सुंदरता को देखते हैं लेकिन उसके पीछे की भावना को भूल जाते हैं। मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें यही सिखाता है कि लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे खास महसूस करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग आपकी महंगी कार की तारीफ करेंगे पर शायद ही आपको देखेंगे। लोग आपकी ब्रांडेड वॉच की तारीफ करेंगे लेकिन वॉच पहनने वाले पर ध्यान नहीं देंगे। लोग आपके महल को देखेंगे लेकिन उसके मालिक को भूल जाएंगे। यही बात शाहजहां के साथ भी हुई। उन्होंने ताजमहल बनवाया ताकि मुमताज को हमेशा याद रखा जाए, लेकिन आज लोग इसकी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, न कि उसके पीछे की भावना पर। ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और महंगे घर उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिलाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग इन चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं, न कि उन्हें खरीदने वाले व्यक्ति से। अगर कोई सच में सम्मान पाना चाहता है तो उसे अपनी पहचान और गुणों पर काम करना होगा, न कि केवल महंगी चीजें खरीदकर दिखावा करना चाहिए। लोग महंगी चीजों से प्रभावित तो होते हैं लेकिन वे उनकी तारीफ नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि काश उनके पास भी ऐसा होता। असली सम्मान किसी की संपत्ति से नहीं बल्कि उसके पर्सनैलिटी, थॉट्स और अच्छे बिहेवियर से आता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल महंगी चीजों के जरिए सम्मान पाने की कोशिश करने से निराशा ही मिलेगी। लेसन नंबर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। रोनाल्ड रीड एक साधारण व्यक्ति थे। उनका जन्म 1921 में अमेरिका के वर्मोंट में हुआ था। वह किसी अमीर घराने से नहीं आए थे, बल्कि उनका बचपन बेहद साधारण था। उनके माता पिता किसान थे और वे एक छोटे से गांव में पले बड़े थे। रीड का बचपन कठिनाइयों में बीता। वे किसी प्रेस्टीजियस स्कूल में नहीं गए थे, बल्कि अपनी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही पूरी कर पाए। उसके बाद उन्हें कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर बतौर अटेंडेंट काम करना शुरू किया। उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, कोई लग्जरी नहीं, कोई दिखावा नहीं। रीड ने कभी भी महंगी गाड़ियां नहीं खरीदी, ना ही महंगे कपड़े पहने और ना ही फालतू खर्च किया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी आदत विकसित की जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया था, और वह आदत थी धैर्यपूर्वक निवेश करने की कला, यानी इन्वेस्टिंग विद पेशेंस। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचाया और धीरे धीरे उसे शेयर बाजार में निवेश किया। उन्होंने कंपनियों को ध्यान से चुना और अपने पैसे को मजबूत, स्थिर और डिविडेंड देने वाली कंपनियों में लगाया। उन्होंने कभी भी जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं की। वे दशकों तक निवेश करते रहे, बिना घबराए। रोनाल्ड रीड की सादगी इतनी थी कि कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह करोड़पति हैं। वह एक पुरानी गाड़ी चलाते थे, अपने घर में खुद झाड़ू पोंछा लगाते थे, सस्ते कपड़े पहनते थे और किसी से अपनी संपत्ति के बारे में बात नहीं करते थे।
लोगों को लगता था कि वह एक साधारण रिटायर्ड बूढ़े व्यक्ति हैं जो शायद पेंशन के सहारे जी रहे हैं। लेकिन 2014 में जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। जब उनकी वसीयत खोली गई तो पता चला कि रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उन्होंने यह दौलत एकदम शांतिपूर्वक बनाई थी, सिर्फ बचत, निवेश और धैर्य के जरिए। उनके पोर्टफोलियो में कई बड़ी कंपनियां शामिल थीं, जैसे JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, प्रोक्टर एंड गैम्बल और जॉनसन एंड जॉनसन। लेकिन उन्होंने यह दौलत खुद पर खर्च नहीं की, बल्कि अपनी वसीयत में उन्होंने इसे दान कर दिया। $6 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए उन्होंने एक अस्पताल को दान कर दिए थे और $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए एक लाइब्रेरी को दिए थे। रोनाल्ड रीड की कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई की जरूरत नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। लग्जरी चीजें खरीदने के बजाय अगर हम पैसे को सही जगह निवेश करें तो हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जो महंगी चीजें खरीदते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चुपचाप संपत्ति बनाते रहते हैं। हम अक्सर अमीरी को महंगी गाड़ियों, बड़े घरों और ब्रांडेड कपड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं है। ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर उन चीजों की नकल करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें दिखती हैं। जैसे कोई महंगी कार खरीदकर अमीर दिखना चाहता है, लेकिन असल में जो पैसे बचाए जाते हैं, जो निवेश किए जाते हैं, वही असली दौलत होती है। असल दौलत वो नहीं जो आपने खर्च कर दी, बल्कि वो है जो आपके पास बची हुई है। अगर कोई इंसान किसी महंगी गाड़ी में घूम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अमीर है। हो सकता है उसने कर्ज लेकर वह गाड़ी खरीदी हो, लेकिन जो इंसान साधारण कार चलाता है और बैंक में अच्छा पैसा बचाकर रखता है, वही असली अमीर है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो महंगे होटल में ठहरते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य के लिए कुछ भी बचत नहीं होती। दूसरी ओर जो लोग शांत और सादा जीवन जीते हैं, वे असल में ज्यादा सुरक्षित और अमीर हो सकते हैं। असली अमीरी दिखावे से नहीं, बचत और निवेश से आती है। जो पैसा खर्च किया गया वो आपकी अमीरी नहीं, बल्कि जो पैसा बचाया गया वही असली दौलत है। ज्यादा खर्च करने की बजाय अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। अमीरी का मतलब यह नहीं कि आप दिखावे के लिए पैसा खर्च करें, बल्कि यह है कि आपके पास आर्थिक सुरक्षा हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी को महंगी कार में देखें तो यह मत सोचें कि वह बहुत अमीर है। असली अमीरी दिखती नहीं है, बल्कि वह बैंक अकाउंट, निवेश और सुकून में होती है। लेसन नंबर 10, सेव मनी। पैसे कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसे बचाना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली वित्तीय आजादी तब मिलती है जब आपके पास बचत होती है, न कि सिर्फ ज्यादा कमाई। पैसा बचाने की ताकत यह है कि यह आपको जीवन में अधिक विकल्प देता है और आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल ज्यादा कमाने से अमीर बना जा सकता है, लेकिन असल में जो लोग अमीर बने रहते हैं वे पैसे बचाने की कला जानते हैं। पैसा बचाना सिर्फ खर्चों को कम करना नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जो आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाती है। बचत का असली मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझते हैं। ये कोई बड़ी सैलरी से नहीं आता, बल्कि आपके खर्च करने के तरीके पर निर्भर करता है। जब आप कम में जीना सीख जाते हैं तब आपके पास ज्यादा पैसा बचता है और आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश और सुरेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की सैलरी भी बराबर थी। लेकिन रमेश को महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड चीजें खरीदने का बहुत शौक था। वह अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ सुरेश हमेशा अपनी सैलरी का 30% बचाता था, 10% किसी इमरजेंसी के लिए और बाकी का 20% हमेशा एक इंडेक्स फंड में निवेश करता था। कुछ साल बाद जब कंपनी में छंटनी हुई तो रमेश के पास कोई सेविंग्स नहीं थी और उसे नई नौकरी मिलने तक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि सुरेश ने अपनी बचत के कारण बिना किसी चिंता के नई नौकरी ढूंढी और अपने परिवार का ख्याल रखा। इसलिए ज्यादा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे बचाने की आदत भी डालनी पड़ती है। जब आपके पास अच्छी बचत होती है तो आप किसी भी मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं।
बचत आपको ज़रूरत के समय सही फैसले लेने की आज़ादी देती है। आपको पैसे की कमी का तनाव नहीं होता और आप बिना चिंता के अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको अनजाने खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने या अन्य आर्थिक संकट में मदद करता है। चलिए इसे चींटी और टिड्डे यानी ग्रास हॉपर की कहानी से समझते हैं। गर्मियों का मौसम था, सूरज चमक रहा था, चारों ओर हरियाली थी और हवा में ताजगी थी। टिड्डा यानी ग्रास हॉपर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था, अपने लंबे पैरों को फैलाए हल्की धूप का आनंद ले रहा था। वह खुशी खुशी गुनगुना रहा था और अपनी जिंदगी के हर लम्हे का मजा ले रहा था। तभी उसने देखा कि पास ही एक चींटी इधर उधर दौड़ रही थी। वह अपने नन्हे से जबड़ों में गेहूं के दाने उठा रही थी और धीरे धीरे उन्हें अपने बिल में ले जा रही थी। टिड्डे ने देखा कि चींटी अकेली नहीं थी, बल्कि बहुत सारी चींटियां लगातार बिना थके काम कर रही थीं। टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चींटी, ये क्या कर रही हो? देखो कितना सुहाना मौसम है, चलो मेरी तरह आराम करो, मस्ती करो और गाना गाओ। चींटी ने सिर उठाकर कहा, टिड्डे भाई, अभी गर्मी है लेकिन कुछ महीनों बाद सर्दी आ जाएगी, तब हमारे पास खाना नहीं होगा, इसलिए हम अभी से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। टिड्डे ने हंसते हुए बोला, तुम्हें हमेशा भविष्य की चिंता रहती है, लेकिन देखो ना, अभी तो हर तरफ बहुत खाना है, तो फिर सर्दियों की इतनी फिक्र क्यों? जब वो आएंगी तब देख लेंगे। लेकिन चींटी ने बिना रुके अपना काम जारी रखा। कब वक्त बदल जाता है पता ही नहीं चलता। समय बीतता गया और गर्मियों के बाद ठंड का मौसम आ गया। अब सूरज कम निकलता था, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं और मैदान जो पहले हरा भरा था अब बर्फ से ढक चुका था। अब खाने के लिए न तो घास थी और न ही अनाज था। नदियां जम चुकी थीं और ठंडी हवाएं चल रही थीं। टिड्डे को अब भूख लगने लगी थी। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके शरीर की ताकत घटने लगी, उसके पंख जमने लगे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने गर्मियों में जो लापरवाही की थी उसकी अब कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर चींटियां अपने छोटे से घर में आराम से बैठी थीं। उनके पास पर्याप्त अनाज था जिससे वे आराम से सर्दी बिता सकती थीं। टिड्डे की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आ चुका था कि अगर उसने भी समय पर बचत की होती तो आज उसे इस हालत में नहीं आना पड़ता। इसलिए बचत जरूरी है, क्योंकि बुरे समय की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप सिर्फ मौज मस्ती में पैसा खर्च कर देंगे और कुछ भी नहीं बचाएंगे तो जब मुसीबत आएगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा। जो लोग सही समय पर बचत और निवेश करते हैं वे कठिनाइयों से सुरक्षित रहते हैं। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बचाना असली समझदारी है। अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी बचत की आदत को सुधारना है। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए कि आप अपनी आमदनी से कम खर्च करें और बचत को प्रायोरिटी दें। इससे न केवल आपका भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी शांत और खुशहाल रहेंगे। लेसन नंबर 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल, यानी व्यावहारिक होना तर्क संगत होने से बेहतर है। जब पैसा संभालने की बात आती है तो लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें पूरी तरह से रैशनल होना चाहिए, यानी हर फैसला ठंडे दिमाग से, गणित के आधार पर और लॉजिक से लेना चाहिए। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सच ये है कि लोग पैसे से जुड़े फैसले पूरी तरह रैशनल नहीं ले सकते। इंसान भावना से चलता है और जब पैसा शामिल होता है तो डर, लालच, उम्मीद और सुरक्षा की चाहत जैसी भावनाएं हावी हो जाती हैं। इसलिए 100% रैशनल होने की बजाय हमें रीजनेबल होना चाहिए, यानी ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो हमें इमोशनली रूप से भी सही लगे और जिसे हम लंबे समय तक बनाए रख सकें। एक बार की बात है जब दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट और उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर किसी नई कंपनी में निवेश करने पर चर्चा कर रहे थे। तो चार्ली मंगर ने कहा, हमें हमेशा रैशनल होकर फैसले लेने चाहिए। यदि कोई स्टॉक महंगा है तो हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए, भले ही वह शानदार कंपनी क्यों ना हो। लेकिन वॉरेन बफेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ रैशनल होने से पैसा नहीं बनता, हमें रीजनेबल भी होना चाहिए। एक बेहतरीन कंपनी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि वे थोड़ी महंगी लग रही है, ये भी सही रणनीति नहीं है। बफेट ने हमेशा इस सोच के साथ निवेश किया कि
बेहतर है कि मैं एक शानदार कंपनी को सही कीमत पर खरीदूं, बजाय इसके कि एक औसत कंपनी को सस्ते में खरीदूं। 1980 के दशक के अंत में कोका कोला एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कंपनी थी, लेकिन उस समय के कई विश्लेषकों का मानना था कि इसका स्टॉक बहुत महंगा था। कई लोग रैशनल होकर सोच रहे थे कि महंगे स्टॉक को खरीदना बेवकूफ़ी है, लेकिन वॉरेन बफेट ने रैशनल से ज़्यादा रीजनेबल होकर फैसला लिया। उन्होंने सोचा, कोका कोला एक ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है। ये कंपनी आने वाले दशकों तक चलेगी और इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है। इसलिए उन्होंने 1988 में कोका कोला में $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। उस समय बहुत से लोग हंसे और बोले, यह फैसला गलत है क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन अगले 20 सालों में कोका कोला के शेयरों की कीमत कई गुना बढ़ गई और वॉरेन बफेट का यह निवेश $20 अरब यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। चलो कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं, रवि और मोहन। दोनों ने निवेश करना शुरू किया, लेकिन उनका तरीका अलग था। रवि पूरी तरह से रैशनल था। उसने कैलकुलेशंस किया, शेयर बाजार का गहराई से अध्ययन किया और हर निवेश को पूरी तरह से डेटा के आधार पर चुना। जब भी कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता, वह अपनी रणनीति बदलता और हर समय सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता। लेकिन बार बार बदलाव और तनाव के कारण वह कुछ ही सालों में इस खेल से थक गया और निवेश करना छोड़ दिया। मोहन व्यावहारिक यानी रीजनेबल था। उसने भी अच्छी रिसर्च की, लेकिन वह जानता था कि भावनाएं हर समय खेल में होंगी। इसलिए उसने एक सरल तरीका अपनाया। वह हर महीने एक तय राशि अच्छी कंपनियों और एक इंडेक्स फंड में निवेश करता रहा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। उसने बड़े उतार चढ़ाव को नजरअंदाज किया और धैर्य बनाए रखा। कुछ साल बाद मोहन ने ज्यादा संपत्ति बना ली, जबकि रवि ने अपने फैसलों के चक्कर में खुद को थका दिया। यही फर्क है रैशनल और रीजनेबल सोच में। एक पूरी तरह रैशनल व्यक्ति बाजार के हर उतार चढ़ाव को समझने और सही समय पर खरीद बिक्री करने की कोशिश करेगा, लेकिन रीजनेबल व्यक्ति ऐसा तरीका अपनाएगा जो वह मानसिक रूप से झेल सकता है और लंबे समय तक बनाए रख सकता है। अक्सर लोग मानते हैं कि पैसे के मामले में सिर्फ गणित मायने रखता है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के साथ व्यवहार करना 80% साइकोलॉजी और केवल 20% गणित का खेल है। उदाहरण के लिए मान लो कि अजय के पास 10 लाख रुपए हैं और उसके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, वह इस पैसे को एक ऐसे शेयर में लगा सकता है जो 10 साल में 10 गुना बढ़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। और दूसरा, वह इस पैसे को ऐसी जगह लगा सकता है जहां उसे 7% सालाना रिटर्न मिलेगा, लेकिन यह सुरक्षित होगा। अगर अजय पूरी तरह रैशनल होता तो वह पहले विकल्प को चुनता, क्योंकि यह गणना के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर वह रीजनेबल होगा तो वह दूसरा विकल्प चुनेगा, क्योंकि इससे उसे मानसिक शांति मिलेगी और वह चैन की नींद सो सकेगा। ऑथर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि अगर कोई फैसला आपको रात में चैन की नींद नहीं लेने दे रहा, तो भले ही वह रैशनल हो, वे आपके लिए सही नहीं है। बचत करना रैशनल नहीं, लेकिन रीजनेबल है। लोग अक्सर कहते हैं कि बचत करने का क्या फायदा जब बैंक में रखे पैसे की कीमत हर साल घट रही है। ये रैशनल बात है, लेकिन बचत करने से आपको सुरक्षा और मानसिक शांति मिलती है, जो किसी भी रिटर्न से ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए बचत करना एक रीजनेबल फैसला है। इंश्योरेंस लेना भी पूरी तरह से रैशनल लगता है, लेकिन यह रीजनेबल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने जो पैसा प्रीमियम में दिया वह बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो वही इंश्योरेंस आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। शेयर बाजार में कई लोग ज्यादा रिटर्न के लालच में बड़े जोखिम उठा लेते हैं, लेकिन अगर कोई निवेशक एक सामान्य रणनीति अपनाकर थोड़ा कम कमाए लेकिन मानसिक शांति बनाए रखे, तो वह लंबी दौड़ में ज्यादा सफल होगा। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोगों को अपने दिमाग को समझना जरूरी है, खासकर जब बात पैसे की हो। कोई भी तरीका अपनाने से पहले यह देखो कि क्या वह तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से टिकाऊ है और क्या वह तुम्हें लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा जोखिम नहीं झेल सकते तो ऐसे निवेश मत करो जो तुम्हें परेशान कर दें।
चाहे वो रैशनल रूप से कितने भी फायदेमंद क्यों ना लगें। अगर तुम ज्यादा खर्च करने की आदत रखते हो तो अपने बजट को ऐसा बनाओ जो ज्यादा सख्त ना हो, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम हार मान सकते हो। अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं को समझो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी सही हो। याद रहे कि कोई भी ऐसा फैसला मत लो जो सिर्फ कागज पर अच्छा दिखे लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए मानसिक तनाव पैदा करे। अगर तुम रीजनेबल बनकर अपनी फाइनेंशियल रणनीति तय करोगे तो तुम लंबे समय तक टिक पाओगे, और यही असली जीत होती है। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसे पैसे कमाओ और बचाओ जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान और खुशहाल बनी रहे। लेसन नंबर 12, सरप्राइज, यानी भविष्य हमेशा चौंकाने वाला होता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब भी हम भविष्य को समझने या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो एक चीज हमेशा बनी रहती है, और वो है सरप्राइज यानी अचरज। दुनिया लगातार बदल रही है और कोई भी व्यक्ति 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, बिजनेस और टेक्नोलॉजी वगैरह हर चीज अनिश्चितता से भरी हुई है। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें यह समझना होगा कि भविष्य हमेशा हमें चौंकाएगा। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और लंबे समय तक खेल में बने रह सकते हैं। मॉर्गन हाउसल इतिहास के कुछ उदाहरण देकर बताते हैं कि हर बड़ा बदलाव एक सरप्राइज के रूप में आता है, और जब वह बदलाव आता है तो ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वे भविष्य को सिर्फ अतीत के आधार पर देखने की गलती करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 महामारी है। ये दोनों ऐसी घटनाएं थीं जिनकी सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। 2006 और 2007 के समय अमेरिका की इकॉनमी बहुत मजबूत लग रही थी। बैंक लगातार लोगों को लोन दे रहे थे, खासकर घर खरीदने के लिए। हर कोई मान रहा था कि रियल एस्टेट की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी और इसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। बैंकों ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे भारी मात्रा में होम लोन दिए, और इन लोन को बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों ने पैकेज बनाकर पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन 2008 में सब कुछ बदल गया। जैसे ही रियल एस्टेट की कीमतें गिरने लगीं, लोगों ने अपने घरों के लोन चुकाने में परेशानी महसूस करनी शुरू कर दी। बैंक जिन लोन पर भरोसा कर रहे थे वे धीरे धीरे डूबने लगे। बड़ी बड़ी वित्तीय कंपनियां जिन पर पूरी दुनिया का भरोसा था, दिवालिया हो गईं। लेहमैन ब्रदर्स, जो उस समय की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों में से एक थी, सिर्फ कुछ दिनों में ही खत्म हो गई। इस क्रैश के कारण शेयर बाजार 50% से ज्यादा गिर गया। बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। लोग अपने घरों से बेघर हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ ही साल पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सब होने वाला है। ऐसे ही 2019 के अंत तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक वायरस यानी कोविड-19 पूरी दुनिया को ठप कर देगा। दिसंबर 2019 में जब चीन के एक शहर वुहान में एक नया वायरस सामने आया तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कुछ महीनों के अंदर पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। जैसे जैसे वायरस फैला, सारे देश लॉकडाउन में चले गए। लाखों लोग घरों में कैद हो गए, कारोबार ठप पड़ गए, इकोनॉमीज गिर गईं। 2020 की शुरुआत में जब महामारी फैलनी शुरू हुई तो शेयर बाजार तेजी से नीचे गिर गया। निवेशकों को लग रहा था कि दुनिया की इकॉनमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में बाजार अचानक तेजी से बढ़ने लगा और 2021 में यह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यहां भी एक बड़ा सरप्राइज था। जिन लोगों ने डर कर अपने निवेश निकाल लिए, उन्होंने बाद में पछताया, क्योंकि बाजार जब ऊपर गया तो वे उस ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाए। वहीं जो लोग शांत रहे और समझदारी से आगे बढ़े, उन्होंने इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का एडवांटेज उठाया। यह सब दिखाता है कि भविष्य हमेशा हमें सरप्राइज देता है, और यही कारण है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए सरप्राइज से बचने की नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है। पर अब सवाल ये उठता है कि जब भविष्य अनिश्चित है तो हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है कि भविष्यवाणी करने की कोशिश ही बंद करो।
बहुत से लोग बाजार के बारे में भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि किसी में भी 100% सही भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमें अपने फैसले ऐसे बनाने चाहिए कि जब भी कोई सरप्राइज आए हम उसके लिए तैयार हों। पर कैसे? हमेशा बचत रखो। अगर कोई बड़ा संकट आता है तो तुम्हारे पास पर्याप्त कैश होना चाहिए ताकि तुम बिना घबराए उससे बाहर निकल सको। जोखिम को समझो, एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन करो, यानी अलग अलग जगह निवेश करो ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से बैलेंस बन सके। लंबे समय के लिए सोचो। सरप्राइज अक्सर शॉर्ट टर्म में होते हैं, लेकिन अगर तुम लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो तो तुम इन उतार चढ़ाव को झेल सकते हो। अनसर्टेनिटी को अपनाने वाले हमेशा जीतते हैं। जो लोग सरप्राइज और अनसर्टेनिटी को समझते हैं वे फाइनेंशियल वर्ल्ड में लंबे समय तक टिकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सबसे अच्छा निवेशक वह नहीं जो भविष्यवाणी कर सकता है, बल्कि वह है जो अननोन को स्वीकार कर सकता है और उसके लिए तैयार रहता है। लेसन नंबर 13, रूम फॉर एरर, यानी गलतियों की गुंजाइश रखना जरूरी है। साल 1914 लंदन के एक बंदरगाह से एक विशालकाय जहाज अपने सफर पर निकल रहा था। इस जहाज का मिशन था एंटार्क्टिका को पार करना। ये एक ऐसा मिशन था जिसे पहले किसी ने पूरा नहीं किया था। जहाज के कप्तान थे अर्नेस्ट शैकल्टन, जो एक साहसी खोजी यात्री थे जिनका सपना था कि वे अपनी टीम के साथ बर्फ से ढके एंटार्क्टिका को पार करके इतिहास रचें। शैकल्टन को पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके पास सबसे मजबूत जहाज, सबसे बेहतरीन नाविक, ढेर सारा खाना और सबसे ऊंचे मनोबल वाली टीम थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे इस मिशन में सफल होंगे। लेकिन कभी कभी कुदरत के सामने इंसान की सारी योजनाएं बेकार साबित हो जाती हैं। जनवरी 1915 जहाज एंटार्क्टिका के पास पहुंच चुका था। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर थी, ठंडी हवाएं शरीर को सुन्न कर रही थीं और चारों तरफ बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक भयानक तूफान आया। तेज बर्फीली हवाओं ने जहाज को चारों तरफ से जकड़ लिया। समुद्र की बर्फ इतनी तेजी से जम रही थी कि जहाज एक विशालकाय सफेद जाल में फंस गया। शैकल्टन और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की कि वे जहाज को इस बर्फ से निकाल सकें। उन्होंने घंटों मेहनत की, लेकिन बर्फ ने जहाज को जकड़ लिया था और अब वह हिल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे हफ्ते बीतने लगे, एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन जहाज उसी जगह बर्फ में अटका रहा। अब कप्तान शैकल्टन को समझ आ गया कि यह जहाज अब आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। अक्टूबर 1915 महीनों से एंटार्क्टिका की भयंकर ठंड में फंसे रहने के बाद अचानक जहाज की लकड़ियां टूटने लगी। बर्फ का दबाव इतना ज्यादा था कि वह मजबूत जहाज भी इसे सहन नहीं कर सका। फिर एक दिन क्रैक की एक भयानक आवाज आई और देखते ही देखते बर्फ ने जहाज के किनारों को तोड़ डाला। पूरी टीम की आंखों के सामने जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वह जहाज जो उन्हें सुरक्षित रखना था, धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। कप्तान शैकल्टन और उनकी टीम के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, बर्फ के जानलेवा मैदान पर खुद को जिंदा रखना। उन्होंने जितना हो सका उतना सामान बचाया, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ कपड़े और 3 छोटी नावें। अब उन्हें एंटार्क्टिका के सबसे नजदीकी द्वीप तक खुद चलकर जाना था, जहां से वे मदद मांग सकते थे। और अब ऐसे शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सफर। कप्तान शैकल्टन ने अपनी टीम को संभाला और ठंडे बर्फीले तूफानों के बीच हफ्तों तक पैदल चले। उनके पास न तो पक्का ठिकाना था और न ही सही खाना। कई दिनों तक उन्होंने सील और पेंगुइन का शिकार करके खुद को जिंदा रखा, लेकिन यह काफी नहीं था। उन्हें किसी तरह दूर द्वीप पर पहुंचकर मदद लेनी थी। इसलिए कप्तान शैकल्टन ने अपने 5 साथियों के साथ छोटी नाव ली और खुले समुद्र में निकल पड़े। उनकी डेस्टिनेशन थी साउथ जॉर्जिया द्वीप, जो 800 मील यानी 1287 किलोमीटर दूर था। ये एक नामुमकिन सा सफर था, क्योंकि तूफानी लहरें 50 फीट तक ऊंची थीं। जबरदस्त ठंड में शरीर सुन्न हो रहा था और नाव कभी भी उलट सकती थी।
लेकिन 16 दिन तक लगातार समुद्र में संघर्ष करने के बाद वे किसी तरह साउथ जॉर्जिया द्वीप पर पहुंच गए। लेकिन कप्तान शैकल्टन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी बाकी की टीम जो बर्फ में फंसी थी कहीं ठंड से न मर जाए। इसलिए वह तुरंत एक बचाव जहाज लेकर वापस लौटा और आखिरकार 4 महीने बाद उसने अपनी पूरी टीम को सुरक्षित बचा लिया। उनमें से कोई भी आदमी नहीं मरा। यह इतिहास के सबसे बड़े सर्वाइवल मिशनों में से एक बन गया। पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो जवाब है रूम फॉर एरर, यानी हमेशा सेफ्टी मार्जिन या गलती की गुंजाइश रखना। अगर कप्तान शैकल्टन ने पहले से ही छोटी नावें, ज्यादा खाना और बैकअप प्लान नहीं बनाया होता तो क्या वह जिंदा बचते? नहीं। कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर हम कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो हमारे पास और क्या क्या उपाय है। कप्तान शैकल्टन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ साहस और आत्मविश्वास काफी नहीं होते। हमें अपनी योजना में गलती की गुंजाइश भी रखनी होती है। अगर वह छोटी नावें साथ लेकर नहीं आता तो क्या वह और उसकी टीम जिंदा बच पाती? नहीं। इसी तरह अगर तुम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में गलती की गुंजाइश नहीं रखते तो कभी भी एक गलत फैसला तुम्हें बर्बाद कर सकता है। पैसे की दुनिया में एक बड़ी गलती क्या होती है? हर चीज को बिल्कुल सटीक प्लान करना और यह मान लेना कि सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से ही होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि अगर तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में गलतियों की गुंजाइश यानी रूम फॉर एरर नहीं रखोगे तो एक न एक दिन कोई अनहोनी तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जरा सोचो, तुमने एक शानदार बिजनेस प्लान बनाया है। तुम्हें पूरा यकीन है कि यह बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और इसलिए तुम अपने सारे पैसे इसमें लगा देते हो। लेकिन अचानक मंदी आ जाती है, बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता और तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। अब क्या होगा? तुम फाइनेंशियल तौर पर बर्बाद हो सकते हो। ऑथर मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल प्लान में थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं भी हो सकती और हमें ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। 1920 के दशक में अमेरिका में स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। लोग बहुत ज्यादा लोन लेकर निवेश कर रहे थे, ये सोचकर कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब 1929 में अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो लाखों लोग दिवालिया हो गए। उन्होंने इस संभावना को ही नहीं माना था कि बाजार गिर भी सकता है। 2008 में भी यही हुआ। बैंकों ने ज्यादा लोन बांट दिए, लोगों ने ज्यादा कर्ज ले लिया और हर कोई यह सोच रहा था कि हाउसिंग मार्केट कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब अचानक मार्केट गिरा तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और कई बड़े बैंक बंद हो गए। अगर इन संस्थानों ने रूम फॉर एरर रखा होता, यानी थोड़ा बचाव करके चलते, तो ये नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। इन सभी उदाहरणों से सीख यह मिलती है कि हमेशा ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जब चीजें हमारी योजना के मुताबिक ना हो। इसलिए रूम फॉर एरर बनाने के इन 5 तरीकों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, हमेशा इमरजेंसी फंड रखो। तुम्हें कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। अगर नौकरी चली जाए, बिजनेस में नुकसान हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यह फंड तुम्हें सहारा देगा। नंबर 2, निवेश में ज्यादा जोखिम मत लो। अगर तुम स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हर साल तुम्हें 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। रिटर्न कम भी हो सकता है या कुछ सालों तक आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए निवेश में भी रूम फॉर एरर रखो। सिर्फ उतना पैसा लगाओ जिसे तुम लंबे समय तक बिना निकाले रख सको। नंबर 3, बहुत ज्यादा कर्ज मत लो। अगर तुम बहुत ज्यादा कर्ज ले लेते हो और तुम्हारी आमदनी में अचानक गिरावट आ जाए तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। इसलिए कर्ज हमेशा सोच समझ कर लो और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा EMI में मत डालो। नंबर 4, भविष्य के लिए प्लान बनाते समय सबसे खराब स्थिति का भी सोचना चाहिए। जब भी तुम कोई फाइनेंशियल प्लान बनाओ तो यह मत सोचो कि सब कुछ परफेक्ट होगा। खुद से पूछो,
अगर चीज़ें गलत हो गईं तो क्या मैं उसे झेल पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें अपनी योजना दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और नंबर 5 है, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सबसे स्मार्ट निवेशक वे होते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगर तुम्हारे पास बैकअप प्लान है तो तुम मुश्किल समय में भी बाजार में बने रह सकते हो, और जब स्थिति ठीक हो तो उसका फायदा उठा सकते हो। याद रखो, गलतियों की गुंजाइश रखना जरूरी है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनसर्टेन होता है। इतिहास में जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हुई हैं वे तभी हुई जब लोगों ने रूम फॉर एरर नहीं रखा था। लेसन नंबर 14, यू विल चेंज, यानी तुम बदलोगे, इसलिए प्लान भी बदलना होगा। हम इंसान ये मानकर चलते हैं कि हमारी पसंद, इच्छाएं और जीवन के लक्ष्य हमेशा एक जैसे रहेंगे, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। हम समय के साथ बदलते हैं, हमारी सोच, प्रायोरिटीज और ज़रूरतें धीरे धीरे विकसित होती हैं। अगर हम ये मानकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि आज जो हमें सही लग रहा है वही हमेशा सही रहेगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। ऑथर मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है। जो चीज़ आज तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, हो सकता है कि कुछ सालों बाद तुम्हारी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में भी ना हो। यही कारण है कि अच्छे निवेशकों को न सिर्फ भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि खुद के बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए। अब सोचो, क्या तुम आज भी वही इंसान हो जो 10 साल पहले थे? शायद नहीं। तो अगर तुम खुद बदल गए हो तो तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदलनी चाहिए, है ना? पर समय के साथ हमारी सोच और प्रायोरिटीज क्यों बदलती हैं? क्योंकि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हमारी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। सोचो, जब तुम 18 से 20 साल के थे तब तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी क्या थी? शायद दोस्तों के साथ घूमना या मस्ती करना और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन जैसे जैसे तुम 30 से 40 की उम्र में पहुंचते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब तुम्हारे लिए घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट की प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब कल्पना करो कि अगर तुम 20 साल की उम्र में यह मानकर चलो कि तुम्हें हमेशा एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए और तुम्हें सेविंग्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो क्या यह सही होगा? नहीं, क्योंकि 40 की उम्र में तुम्हारी ज़रूरतें बदल सकती हैं, और अगर तुमने पहले से प्लानिंग नहीं की तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि इच्छाएं और सपने समय के साथ बदलते हैं। मान लो कि तुम 25 साल के हो और तुम्हारा सपना है कि तुम दुनिया घूमो, नए एडवेंचर्स करो और एक्साइटिंग लाइफ जियो। लेकिन हो सकता है कि जब तुम 40 के हो जाओ तब तुम्हारा सपना एक आरामदायक घर, एक सेफ जॉब और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना बन जाए। अब अगर तुमने सिर्फ अपने 25 साल वाले सपने के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो 40 की उम्र में तुम्हें पछतावा हो सकता था। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि जब तुम्हारी सोच बदले तो तुम्हारा पैसा भी उसी हिसाब से काम कर सके। तीसरा रीज़न यह है कि हेल्थ और इमरजेंसी की ज़रूरतें बदलती हैं। जब तुम युवा होते हो तब शायद तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल सेविंग्स जैसी चीज़ें बेकार लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम्हें एहसास होता है कि अच्छी हेल्थ केयर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। अगर तुमने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी तुम्हारी सारी सेविंग्स को ख़त्म कर सकती है। इसलिए भविष्य के बदलावों को समझते हुए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है, और कुछ इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। नंबर 1, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पत्थर की लकीर मत समझो। समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, इसलिए तुम्हारी प्लानिंग में एडजस्टमेंट की जगह होनी चाहिए। सेट इट एंड फॉरगेट इट की सोच छोड़ो। हर कुछ सालों में अपनी प्लानिंग को रिव्यू करो और ज़रूरत के हिसाब से बदलो। नंबर 2, जब भी लाइफ में बड़ा बदलाव आए तो अपने फाइनेंशियल प्लान को अपडेट करो। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने चाहिए। अगर आपकी शादी होती है तो फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सेविंग्स और इंश्योरेंस बढ़ाओ। अगर आपके बच्चे होते हैं तो उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए निवेश शुरू करो। अगर आपका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है तो रिस्क कम करके सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। नंबर 3, रिस्क टेकिंग अप्रोच को उम्र के हिसाब से बदलो। 20 से 30 की उम्र में
तुम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रिकवरी के लिए समय होता है। 40 से 50 की उम्र में तुम्हें बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जहां कुछ ग्रोथ भी हो और कुछ स्टेबिलिटी भी। 60 की उम्र के बाद तुम्हें अपने पैसे को ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए ताकि तुम रिटायरमेंट के बाद आराम से जी सको। नंबर 4, हर 5 से 10 साल में खुद से यह सवाल पूछो, क्या मुझे अब भी वही चीजें चाहिए जो 5 से 10 साल पहले चाहिए थी? अगर जवाब नहीं है तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बदलो। नंबर 5, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार रहो। अगर पहले तुम बिना सोचे समझे खर्च करते थे तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। अगर पहले तुम बहुत ज्यादा रिस्क लेते थे तो इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि अब भी यही सही होगा। बदलाव को अपनाने की आदत डालो। याद रखो, जो लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही लंबे समय तक फाइनेंशियली सफल होते हैं। लेसन नंबर 15, नथिंग इज फ्री, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जब भी हम अमीर बनने या आर्थिक रूप से सुरक्षित होने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होता है, क्या यह संभव है? और अगर हां, तो कैसे? अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अगर वे सही इन्वेस्टमेंट कर लें, बिजनेस में सफल हो जाएं या नौकरी में अच्छा कमा लें तो वे अमीर बन सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अक्सर अनदेखी रह जाती है वह यह है कि किसी भी वित्तीय सफलता की एक कीमत होती है। यह कीमत सीधी और स्पष्ट नहीं होती। ये कभी पेशेंस के रूप में आती है तो कभी वॉलेटिलिटी को सहने की क्षमता के रूप में, कभी रिस्क के रूप में और कभी सैक्रिफाइस के रूप में। अगर तुम सोचते हो कि शेयर बाजार में पैसे लगाकर रातों रात करोड़पति बन जाओगे तो यह केवल एक भ्रम है। इसी तरह अगर तुम सोचते हो कि बिना मेहनत किए, बिना कुछ खोए आपको सफलता मिल जाएगी तो यह भी एक गलतफहमी है। सफलता की हमेशा एक कीमत होती है और जो इसे चुकाने को तैयार रहता है वही अंत में विजेता बनता है। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने की असली कीमत को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। पैसा बनाना आसान नहीं है और अगर आसान लगता भी है तो उसमें जरूर कोई जोखिम छुपा होता है। तो आइए समझते हैं कि अमीर बनने की कीमत किन रूपों में चुकानी पड़ती है। नंबर 1, वॉलेटिलिटी और रिस्क सहने की एबिलिटी। सोचो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुमने इसे शेयर बाजार में निवेश कर दिया। अगले दिन यह 1,10,000 रुपए में ग्रो हो जाता है और तुम खुश हो जाते हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद यह 90,000 रुपए पर आ जाता है और तुम घबरा जाते हो। यही असली परीक्षा है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बाजार की अस्थिरता को सहने की आदत डालनी होगी। अमीर लोग इस अस्थिरता से डरते नहीं, बल्कि इसे समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और आत्मविश्वास चाहिए। शेयर बाजार में पैसा बनाना एक कीमत के साथ आता है और इस कीमत को चुकाने के लिए तुम्हें धैर्य और जोखिम सहने की एबिलिटी विकसित करनी होगी। नंबर 2, धैर्य और लंबा इंतजार। फाइनेंशियल सफलता एक धीमी दौड़ यानी स्लो रेस है। अगर तुम सोचते हो कि आज बिजनेस शुरू करके 1 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। सोचो कि तुमने 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया। अगर तुम हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हो और इसे 30 साल तक जारी रखते हो तो कंपाउंडिंग की ताकत से तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस प्रक्रिया को बीच में छोड़ देते हो तो तुम्हें इसका असली लाभ नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना कि धैर्य और समय सबसे महंगे संसाधन है और ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। नंबर 3, त्याग यानी सैक्रिफाइस और कठिन फैसले। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा। आज छोटी छोटी खुशियों का त्याग करो ताकि भविष्य में बड़ी आर्थिक आजादी पा सको। फालतू खर्चों को रोककर निवेश करने की आदत डालो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दो। सोचो कि अगर तुम हर महीने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाने जाते हो और 10,000 रुपये खर्च कर देते हो तो साल भर में यह 1,20,000 रुपये बन जाता है। अगर यही पैसा सही जगह निवेश किया जाए तो यह भविष्य में करोड़ों में बदल सकता है। नंबर 4, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स यानी गलतियों से सीखना। देखो, कोई भी परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं होता है। हर बड़ा इन्वेस्टर गलतियां करता है, लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कई गलत इन्वेस्टमेंट किए हैं,
लेकिन उन्होंने उनसे सीखकर अपनी रणनीति सुधारी। एलोन मस्क ने भी कई बार अपने बिजनेस में गलत फैसले लिए, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को बेहतर बनाया। अगर तुम भी एक बार इन्वेस्टमेंट में गलती करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सीखने का मौका है। इसलिए गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 5, अवॉइडिंग द गेट रिच क्विक ट्रैप, यानी मुफ्त के लालच से बचो। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पैसे लगाओ और जल्दी अमीर बनो, लेकिन ये झूठ है। अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं और पैसे गंवा बैठते हैं। असली सफलता धीरे धीरे आती है। बिना मेहनत के कोई भी बड़ा इनाम नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है। हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है। अगर कोई कहे कि वह तुम्हें बिना मेहनत के अमीर बना सकता है तो सतर्क हो जाओ। बस ये हमेशा याद रखो कि कोई भी फाइनेंशियल सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वह समय हो, धैर्य हो या रिस्क उठाने की एबिलिटी। अस्थिरता और जोखिम सहना, धैर्य रखना और गलतियों से सीखना अमीर बनने की असली कीमतें हैं। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर पैसे खो देते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, वही फाइनेंशियली सफल होते हैं। अब तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं? लेसन नंबर 16, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी नकारात्मकता का आकर्षण। मान लो कि 2 खबरें आती हैं। पहली यह कि शेयर बाजार में अगले 5 सालों में जबरदस्त उछाल आएगा, और दूसरी यह कि आर्थिक मंदी आने वाली है, निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। तो तुम किस खबर पर जल्दी यकीन करोगे? ज्यादातर लोग दूसरी खबर पर जल्दी भरोसा कर लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग को बुरी खबर ज्यादा आकर्षित करती है। हमें लगता है कि खतरे को पहले से जान लेना और सतर्क रहना जरूरी है। यही कारण है कि जब कोई आर्थिक संकट, मंदी या शेयर बाजार गिरने की भविष्यवाणी करता है तो लोग इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हम आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म को संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन नकारात्मकता यानी पेसिमिज्म को सच्चाई मान लेते हैं। यही नकारात्मकता का आकर्षण है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह हमेशा सही होता है? क्या हमें सिर्फ नकारात्मक खबरों पर ध्यान देना चाहिए या एक संतुलित नजरिया अपनाना चाहिए? इस चैप्टर में हम इसी के बारे में गहराई से समझेंगे। नकारात्मकता हमेशा ज्यादा विश्वसनीय लगती है। जब भी कोई कहता है कि अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है या शेयर बाजार गिरने वाला है, तो लोग इसे तुरंत मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, तो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि डर एक बहुत ताकतवर भावना है। जब कोई कहता है कि शेयर बाजार गिरने वाला है, तो हमें तुरंत चिंता होने लगती है। जब कोई कहता है कि महंगाई बढ़ेगी, तो हमें अपने खर्चों की चिंता होने लगती है। जब कोई कहता है कि अगला आर्थिक संकट जल्द ही आएगा, तो हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम बुरी खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। नकारात्मकता का प्रभाव, लोग अच्छे मौके गंवा देते हैं। मान लो कि साल 2008 में एक व्यक्ति ने खबरों में सुना कि शेयर बाजार बर्बाद हो चुका है, अब इसमें पैसा लगाना बेवकूफ़ी होगी। अगर वह व्यक्ति डरकर निवेश करने से बचता, तो वह बाद के 10 सालों में होने वाले जबरदस्त लाभ से वंचित रह जाता। यही होता है जब हम सिर्फ नकारात्मक खबरों पर ध्यान देते हैं और जिससे हम अच्छे मौकों को गंवा देते हैं। अगर तुम शेयर बाजार, बिजनेस या किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मकता हमेशा सच नहीं होती। डर से बचने के लिए खुद रिसर्च करना जरूरी है, न कि सिर्फ डरावनी हेडलाइंस पर भरोसा करना। जो लोग सिर्फ डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, वे अपनी सबसे बड़ी सफलता के मौके भी गंवा देते हैं। पर हम नकारात्मकता को ज्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को जल्दी पकड़ने की आदत डाल चुका है। ये एक पुरानी आदत है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब वे जंगल में रहते थे, तो हर खतरे को पहचानना उनके लिए जरूरी था। अगर उन्होंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो उन्हें तुरंत सतर्क हो जाना पड़ता था। आज के समय में भी यही आदत बनी हुई है।
जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था संकट में है तो हमें चिंता होने लगती है, लेकिन अगर कोई कहे कि अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है तो हमें यह ज्यादा असरदार नहीं लगता। यही कारण है कि हमें बुरी खबरें ज्यादा सच लगती हैं और जिससे हम भविष्य को लेकर हमेशा डरे रहते हैं। पर अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि दुनिया लगातार तरक्की कर रही है। 100 साल पहले ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन आज करोड़ों लोग मिडिल क्लास में आ चुके हैं। पहले औसत जीवन काल सिर्फ 40 से 50 साल का था, आज यह 70 से 80 साल हो गया है। पहले बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने दम पर एक बड़ा बिजनेस बना सकता है। पहले निवेश के मौके सिर्फ अमीरों के लिए थे, लेकिन आज कोई भी छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकता है। अगर हम सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो हम इस ग्रोथ को नहीं देख पाएंगे। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें खतरे नजरअंदाज कर देने चाहिए, बल्कि हमें संतुलित नजरिया यानी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। अगर कोई कहता है कि अर्थव्यवस्था गिरने वाली है तो हमें घबराने की बजाय खुद रिसर्च करनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि शेयर बाजार क्रैश होने वाला है तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह लॉन्ग टर्म में सही रहेगा या नहीं। अगर कोई कहता है कि भविष्य में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी तो हमें अपने खर्चों और निवेश को समझदारी से प्लान करना चाहिए। सिर्फ डर के कारण फैसले मत लो, बल्कि सही जानकारी के आधार पर सोचो। अगर हम सही जानकारी के आधार पर सोचेंगे तो हम भविष्य में बेहतर वित्तीय फैसले ले पाएंगे। याद रखो, नकारात्मकता भले ही आकर्षक लगती हो, लेकिन हमेशा सच नहीं होती। समझदारी से फैसले लो और डर के कारण अच्छे मौकों को हाथ से मत जाने दो। लेसन नंबर 17, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, यानी जब आप किसी भी चीज पर विश्वास करने लगते हैं। सोचो कि तुम्हारे सामने 2 खबरें आती हैं। पहली, स्टॉक मार्केट में अगले साल बम्पर ग्रोथ होने वाली है, ये करोड़पति बनने का सुनहरा मौका है। और दूसरी, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से जुआ है, इसमें पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। अब अगर तुम्हारे पास निवेश की ज्यादा जानकारी नहीं है तो तुम किस पर भरोसा करोगे? ज्यादातर लोग वही मानते हैं जो उनकी सोच से मेल खाता है। अगर किसी को लगता है कि जल्दी अमीर बना जा सकता है तो वह पहली बात को मान लेगा, लेकिन अगर कोई पहले नुकसान उठा चुका है तो वह दूसरी बात को ज्यादा सच मानेगा। लोग अक्सर वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी सोच को मजबूत करे, चाहे वह सच हो या नहीं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्यों लोग बिना सबूत के किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि हम आसानी से भ्रम में आ जाते हैं। अगर कोई कहानी हमें दिलचस्प लगती है या हमारी भावनाओं को छूती है तो हम जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं। उदाहरण के लिए सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हें बताए कि एक साधारण किसान ने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत की और आज वह 100 करोड़ का मालिक है, तो यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगेगी और तुम इसे सच मानने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर कोई कहे कि उस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसने सही समय पर सही निवेश किया, तो यह सुनकर उतना मजा नहीं आएगा। हम उन कहानियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो हमें रोमांचक लगती हैं, बजाय उनके जो सच्चाई दिखाती हैं। इसी तरह अगर कोई कहता है कि सोना खरीदो क्योंकि यह अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है, तो लोग इसे सच मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ सोना खरीदना ही सही तरीका नहीं है, बल्कि आपको सही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो ये बात उतनी दिलचस्प नहीं लगेगी। यही कारण है कि लोग गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि वे सिर्फ दिलचस्प और आसान जवाब ढूंढते हैं, न कि सच्चाई। एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम वही बातें सच मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पहले से मानता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो वह हमेशा ऐसे आर्टिकल्स और वीडियो देखेगा जो यही साबित करेंगे। अगर कोई मानता है कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा निवेश है, तो वह कभी भी शेयर बाजार के फायदों पर ध्यान नहीं देगा। लोग अपनी धारणाओं को मजबूत करने के लिए जानकारी ढूंढते हैं, न कि सच जानने के लिए। यही कारण है कि जब लोग किसी भी चीज पर विश्वास करने लगते हैं तो उन्हें सच्चाई देखने में दिक्कत होती है। तो भ्रम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, हर जानकारी को तुरंत सच मत मानो। जब भी कोई चीज बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगे तो सोचो कि क्या यह सच हो सकती है
या यह सिर्फ एक कहानी है? नंबर 2, हमेशा स्रोत की जांच करो। किसी भी खबर या सलाह को मानने से पहले देखो कि यह कहां से आई है। क्या यह किसी विशेषज्ञ ने कही है या सिर्फ किसी ने अपनी राय दी है? नंबर 3, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझो। सिर्फ एक ही नजरिए से चीजों को मत देखो। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी वगैरह, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। नंबर 4, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जब भी कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगे या बहुत डरावनी लगे तो ठहर कर सोचो, क्या यह लॉजिकल है या सिर्फ तुम्हारी इमोशन से खेल रही है? नंबर 5, अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दो। क्या तुम सिर्फ वही बातें सच मानते हो जो तुम्हें पसंद आती है? अगर हां, तो यह बदलाव करने का समय है। इसलिए हमेशा सच और झूठ के बीच अंतर समझो। लोग अक्सर वही बातें सच मानते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं। हमारा दिमाग रोमांचक कहानियों और आसान जवाबों पर जल्दी विश्वास करता है। कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से हम अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं, बजाय नई जानकारी को अपनाने के। भ्रम से बचने के लिए हमें हमेशा स्रोत की जांच करनी चाहिए और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। याद रखो, हर चीज पर विश्वास मत करो। हमेशा गहराई से सोचो और सही जानकारी के आधार पर फैसले लो। तो अब पहुंच चुके हैं हम इस बुक के कंक्लूजन पर। हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कई गहरी और मूल्यवान सीखें ली। इस किताब का असली संदेश ये है कि धन कमाने, बचाने और बढ़ाने का खेल सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि हमारी सोच और आदतों का है। अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें स्मार्ट होना चाहिए या जटिल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए, लेकिन असल में पैसा संभालने के लिए धैर्य, अनुशासन और कॉमन सेंस ही सबसे जरूरी चीजें हैं। हमने यह भी समझा कि पैसा क्या है और कैसे काम करता है। असली अमीरी वह नहीं जो दिखती है, बल्कि वह होती है जो बचत और सही निवेश में छुपी होती है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन असल में धन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें आज़ादी देता है, अपने हिसाब से जीने की आज़ादी, जब चाहो काम करने की आज़ादी और जीवन में जोखिम लेने की आज़ादी। हमने यह भी समझा कि धैर्य ही असली ताकत है। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सही निवेश किए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक टिके रहने की ताकत दिखाई। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब तुम धैर्य रखो और अपने निवेश को सालों तक बढ़ने का समय दो। हमने यह भी समझा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। लालच, डर, जलन और जल्दबाजी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मनें हैं। अगर बाजार गिरता है तो डर तुम्हें बेचने पर मजबूर कर सकता है। अगर बाजार तेजी से बढ़ता है तो लालच तुम्हें बिना सोचे समझे पैसा लगाने पर मजबूर कर सकता है। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार जल्दी अमीर बन जाता है तो जलन तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन सच्ची फाइनेंशियल समझ का मतलब है कि तुम भावनाओं से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। हमने यह भी समझा कि असली आज़ादी पैसे से नहीं, सोच से मिलती है। बहुत से लोग मानते हैं कि करोड़पति बनना ही असली सफलता है, लेकिन यह आधा सच है। सफलता का असली मतलब है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण पाना। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सको, तो यही असली आज़ादी है। हमने यह भी समझा कि बहुत से लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन स्टेइंग वेल्थी का सबक नहीं सीखते। जितना जरूरी अमीर बनना है, उतना ही जरूरी अपनी संपत्ति को बचाए रखना भी है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा जोखिम लेने से बचना होगा, फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए इमरजेंसी फंड रखना होगा और हमेशा रूम फॉर एरर छोड़ना होगा, ताकि किसी भी मुश्किल समय में तुम्हारी मेहनत बेकार न जाए। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इन लेसन्स को अपनाकर अपनी फाइनेंशियल जिंदगी बदलोगे या फिर वही गलतियां दोहराओगे जो लोग अक्सर करते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अब एक छोटा सा काम करिए। हमने इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे अहम सीखें शेयर की, जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इन्हें अपनाएंगे नहीं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की गहरी और काम की बातें पसंद आती हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई।
अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी पैसे की सही साइकोलॉजी को समझें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी और फाइनेंस से जुड़ी समझदारी भरी बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चले। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और बेहतरीन, डीप और वैल्यू देने वाली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज़बरदस्त किताब और ज़िंदगी बदलने वाली सीख के साथ। बाय एंड टेक केयर।